नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो निश्चित ही रूप से आप सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए होगा, जिसमें आपको जनरल साइंस के बारे में यह वीडियो होगा, जो कि दृष्टि घटना चक्र का जो दृष्टि है उसके जनरल साइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसमें आपको देखने को मिला था, पिछले वीडियो में आप देख पाए थे यहाँ तक, यहाँ परीक्षा की दृष्टि तक आप देख पाए थे, जिसमें हम अमीनो अम्ल के बारे में या फिर प्रमुख पोषक तत्व के बारे में समझ रहे थे। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो होगा जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे वसाई देख सकते हैं वसीय अम्ल के बारे में, यानी वसा के बारे में, वसा अम्ल के बारे में, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे और नए फैक्ट के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक आप नए हैं या फिर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वसीय अम्ल क्या होता है। वसीय अम्ल क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आवश्यक वसीय अम्ल का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है, यानी जो है कि वसाई जो अम्ल होते हैं इसका जो शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। यह जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, वसा का अम्ल, वसा जो अम्ल होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा जो होता है उसे ट्राइग्लिसराइड या फिर वसा भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड या फिर वसा भी आप कह सकते हैं। आवश्यक वसई अम्ल को जो है कि दो भागों में बांटा गया है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, उसके बाद जो है कि लिनोलेइक अम्ल, दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला आप देखें तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल के बारे में, तो तिलहन से यह हमें प्राप्त होता है, जिसमें तिलहन के रूप में आप देख सकते हैं अलसी, जिसे तीसी भी बोलते हैं, अलसी एवं तीसी में जो है कि अत्यधिक उपस्थित होता है यह अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। उसके बाद देखें तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ओमेगा 3 वसाई अम्ल होते हैं। उपयोग के लिए आप देख सकते हैं, इसको उपयोग में ला सकते हैं, रक्त नालिकाओं में वसा के जो जमाव की कमी को दूर करता है, रक्त नालिकाओं में वसा के जमाव में कमी करता है। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद लिनोलेइक अम्ल के बारे में जाने तो इसका उदाहरण के रूप में आप सिर्फ देख सकते हैं ओमेगा 6 को उदाहरण के रूप में आप रख सकते हैं। वसा के प्रकार के रूप में आप जान सकते हैं, यहाँ पर वसा के प्रकार दो प्रकार से हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में देखें, जिसको सैचुरेटेड फैटी जिसको बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट जिसको बोल सकते हैं आप, तो संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड फैट इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो संतृप्त वसा के रूप में जाने तो CH और वो के मध्य एकल बंध होता है, यानी जो यह जो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच होता है संतृप्त वसा में, वह एकल बंध जो होता है, यानी कि एक सिंगल जो बॉन्ड होते हैं। उसके बाद देखें तो क्रम अभिक्रियाशील, जैसे कि कम अभिक्रियाशील स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कम अभिक्रियाशील जो होता है वसा, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह मतलब जो संतृप्त वसा एक प्रकार से समझ ले तो कम अभिक्रियाशील होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्रोत आप इसके बारे में जाने, स्रोत तो स्रोत के बारे में आप जान सकते हैं, जंतु से हमें वसा मिलते हैं, जंतु वसा, घी, मक्खन और चर्बी, और अपवाद में आप देख सकते हैं नारियल का तेल भी जो है कि हमें वसा प्रदान करता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने CH एवं O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मध्य जो है कि मतलब द्विबंधन होता है, मतलब जो है कि डबल बॉन्ड होता है, जिसे दोहरा बंध भी आप कह सकते हैं। और संतृप्त वसा की हम बात कर रहे हैं, और संतृप्त वसा में CH एंड O के बीच जो है कि दोहरा बंध होता है और जिसे डबल बॉन्ड भी कहते हैं, और जो है कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है यह, और संतृप्त जो वसा होता है वह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और स्रोत यह जो है कि इसका स्रोत आप देखें तो पादप वसा, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आप इससे प्राप्त कर सकते हैं इसे असंतृप्त वसा को। अपवाद के लिए आप रख सकते हैं मछली का तेल से भी हमें वसा प्राप्त होता है, जो कि असंतृप्त रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने तो यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को,
और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 मतलब जो है कि 1:2:1 के फॉर्मेट में, यानी 1:2:1 के जो अनुपात में इसका मतलब संयोजन रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो संयोजन होता है वह 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्य के बारे में जाने तो ऊर्जा का उत्पादन करना मेन कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में जाने तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आप देख सकते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज देख सकते हैं। उसके बाद लैक्टोपस, माल्टोज। तो जो होता है फ्रुक्टोज होता है, फ्रक्टोज आपको शहद व फलों से मिल जाते हैं। सुक्रोज है आपका गन्ने के रस से मिल जाते हैं। लैक्टोस है आपका दूध से मिल जाते हैं। माल्टोज आपका अंकुरित अनाज से प्राप्त हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में है। तो प्राकृतिक में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वह किस रूप में है, किस नाम से जाना जाता है, तो वह सेलुलोज के रूप में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में देखें तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के रूप में जाने तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज को कहते हैं, फ्रुक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। डाइसेकेराइड में सेक्रोज, सुक्रोज, उसके बाद माल्टोज और लैक्टोज आता है। मोनोसेकेराइड का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाले। इसके बाद डाइसेकेराइड मतलब डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले। उसके बाद पॉलीसेकेराइड मतलब जो है कि तृतीय बॉन्ड या फिर उससे अधिक बॉन्ड वाले। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजोन है। ये 3 प्रकार से जो सेलुलोज पाए जाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के रूप में आप पॉलीसेकेराइड के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद देखें तो वसा, ट्रांस वसा। ट्रांस वसा किसे कहते हैं तो खराब, या फिर LDL जिसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल की स्तर में वृद्धि कर देता है। यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करने वाला जो तत्व होता है वह देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करने वाला जो तत्व होता है उसे DLL बोलते हैं, LDL बोलते हैं, खराब LDL बोलते हैं, ट्रांस वसा कह सकते हैं आप इसे। यह जो है कि हृदय वाहिका को क्षति करता है, हृदय की जो वाहिका है, नली है, उसे क्षति करता है, नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए पशु जनित वसा व हाइड्रोजनित तेल का इस्तेमाल आप बराबर कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको जो है कि हृदय वाली बीमारी, जो हार्ट वाली बीमारी होती है वो हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट के रूप में आप जान सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में जाने तो प्रोटीन का जो नामकरण है वह जे मुंडलर साहब के द्वारा किया गया था। जे मुंडलर साहब ने प्रोटीन का नामकरण किए थे। खोजकर्ता के रूप में जाने प्रोटीन के खोजकर्ता है जे बर्जीलियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और निर्माण में बेसिक इकाई है इसका एमिनो अम्ल, मतलब जो है कि इसका प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल का जो है कि महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद है शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। शरीर का जो है कि 16% भाग जो है वह हमारे प्रोटीन से निर्मित होता है, जो कि 16% भाग होता है। कार्य के बारे में जाने तो ऊर्जा उत्पादन करना, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना, कोशिका जीव द्रव एवं उत्तकों का निर्माण करना, इसका काम हो जाता है प्रोटीन का। उसके बाद देख सकते हैं प्रोटीन को विकृत मारने, यानी प्रोटीन को विकृत करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं तो विकृत किसके द्वारा करते हैं तो एक्सरेज के द्वारा विकृत किया जा सकता है। भारी धातु व लवण तथा उष्मा के कारण भी इसे विकृत किया जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कमी से, इसके कमी से होने वाले रोग क्वासिकोर देख सकते हैं, क्वासियोकोर। उसके बाद मर्समस जिसको बोलते हैं मेरेस्मस, वह प्रोटीन के कारण ही होता है। उसके बाद सरल प्रोटीन के बारे में जानते होंगे आप। सरल प्रोटीन के बारे में क्या कहा गया है तो केवल अमीनो अम्ल से निर्मित करना सरल प्रोटीन का काम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप एब्यूमिन्स हिस्टोन बोलते हैं, इसे एब्यूमिन्स हिस्टोन बोलते हैं। प्रोटीन के जो प्रकार हैं उसके बारे में जाने तो प्रोटीन के प्रकार है व्युत्पन्न प्रोटीन, पहला है व्युत्पन्न प्रोटीन। उसके बाद प्राकृतिक प्रोटीन है, प्राकृतिक प्रोटीन
के जलीय अपघटन का निर्मित जो है कि या फिर निर्माण कह लें। प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होता है यह व्युत्पन्न प्रोटीन। उसके बाद देख सकते हैं इसके उदाहरण के लिए आप पेप्टोन एवं पेप्टाइड के रख सकते हैं। पेप्टोन एवं पेप्टाइड का जो निर्माण है वह जलीय अपघटन के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसे आप व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में जानते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन का प्रकार है। सुगम्मी देख सकते हैं, सुगम्मी प्रोटीन के बारे में जाने तो सुगम्मी प्रोटीन है जो कि प्रोटीन के प्रकार है। एक प्रकार से अमीनो अम्ल के स्थान अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं। इससे कौन से, तो संयुग्मी प्रोटीन से आप देखेंगे तो अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी जुड़े रहते हैं, जिसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं क्रोमोप्रोटीन एवं ग्लाइको प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा प्रमुख खनिज एवं उसके कार्य। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाता है, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख खनिज एवं उससे जुड़े कार्य कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पोटासियम। पोटासियम का स्रोत आप जाने तो केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि से प्राप्त होता है पोटासियम। कार्य के बारे में जाने तो पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघटन का संतुलन करना आपका काम हो जाता है प्रोटीन का, ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका कैल्शियम। दूसरा है आपका यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम को देखेंगे तो यह कैल्शियम हमें दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न या फिर रागी से प्राप्त होता है। इसका कार्य देखें तो हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करना, रुधिर स्पंदन में सहायता करना, पेशीय संकुचन में सहायता करना, ये सारे काम कैल्शियम के द्वारा होता है। अगला है आपका सोडियम। सोडियम के बारे में जाने तो स्रोत इसका आप देख सकते हैं कि साधारण नमक, मछली के अंडे इत्यादि से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको कार्य के रूप में देखने को मिलेगा, कार्य है पेशीय संकुचन, और उसके बाद शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखने में सोडियम काम करता है। तंत्रिका आवेग का संरक्षण करता है, कौन, तो सोडियम करता है। उसके बाद है लास्ट है आपका लोहा। लोहा के बारे में जाने तो लोहा जो होता है स्रोत इसका जाने कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे व पीला भाग से हमें यह प्राप्त होता है, कौन सा, लोहा जो आयरन होता है वह, ध्यान रखेंगे। कार्य के रूप में जाने तो कार्य आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोहा का कार्य होता है आरबीसी में हेमोग्लोबिन का निर्माण करना, उत्तकों में ऑक्सीकरण करना, इसका निर्माण होता है लौह धातु का। उसके बाद आपके पास महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम लेकर के आए हैं इस टॉपिक सबसे जो अभी आपने देखा। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में क्या क्या है। तो पहला देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, फलियां जो होता है अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फलियां में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर एवं गेहूं में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो अधिकतम मात्रा आपका सोयाबीन में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सोयाबीन में अधिकतम मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि चावल, मूंगफली एवं सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली को कहा गया है। मूंगफली में सबसे अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है, तो प्रोटीन एवं वसा की जो बात किया गया, तो प्रोटीन एवं वसा की बात करें तो मूंगफली में यह दोनों जो तत्व है वह बेसिक ही अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इन दोनों तत्वों को मूंगफली से। उसके बाद देख सकते हैं बाल के बारे में, बाल जिसे प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं, यानी बाल जो बनता है कौन से प्रोटीन से बनता है, तो कीरेटिन नामक जो प्रोटीन है उससे प्राप्त किया जा सकता है, हमारे जो बाल है उसको निर्माण होता है। अगला है मानव के बाल एवं नख विद्यमान प्रोटीन केराटिन से होता है। अब उसके बाद देखिए तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूटीन होता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो ग्लूटीन होता है। उसके बाद है 1 गिलास पानी पीने से कैलोरी ऊर्जा मिलती है कितनी, तो 0 मिलती है। और स्टार्च और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से
कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट ही है। ध्यान रखेंगे, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद देखें तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी लंबे समय तक आप कसरत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में कार्बोहाइड्रेट का खपत हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो फैक्ट है इन सभी फैक्टों को हम देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके निश्चित रूप से जाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।